तो अब जब हमने रियल वर्ल्ड ओटी इंसिडेंट्स में क्या स्टेक्स होते हैं उसको समझ लिया है, तो अब हम समझते हैं कि इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम्स के अंदर एक्चुअल रिस्क्स कहाँ पे होते हैं। तो जो डेटा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये केपीएमजी सर्वे से आया है, जिसमें उन्होंने आईसीएस कंपोनेंट्स जैसे हिस्टोरियंस, वर्कस्टेशंस, सर्वर्स, एचएमआईज और कंट्रोलर्स के साइबर सिक्योरिटी रिस्क्स एनालाइज किए थे। और पहली नज़र में ये चार्ट थोड़ा बिजी लग सकता है, लेकिन टेंशन मत लो, हम इसको ब्रेक डाउन करते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले इन कलर्ड कैटेगरीज को डिस्कस कर लेते हैं कि ये कलर्ड कैटेगरीज है क्या। तो अगर सबसे पहले मैं इस वायलेट कैटेगरी की बात करूं, इस रंग की, तो ये है ऑपरेशंस नेटवर्क। ये बेसिकली आपका इंटरनल ओटी या प्लांट नेटवर्क होता है, जहाँ पीएलसीज, एचएमआईज, हिस्टोरियंस और स्केडा सर्वर्स आपस में कम्युनिकेट करते हैं। और अगर मालवेयर इस नेटवर्क में स्प्रेड करे या अटैकर डिवाइसेस के बीच पिवट करे, तो वो रिस्क ऑपरेशंस नेटवर्क कैटेगरी में काउंट होता है। अगर आपको पर्ड्यू मॉडल याद होगा, तो लेयर 3 में स्केडा और डीसीएस सिस्टम्स थे, और लेयर 2 में पीएलसीज और आरटीयूज। इन दोनों लेयर्स में अगर सेगमेंटेशन नहीं है तो अटैकर्स इजीली मूव कर सकता है। उसके बाद ये ग्रीन कलर की जो कैटेगरी है, ये रंग, ये बिजनेस नेटवर्क के लिए है। तो ये आईटी साइड को रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि ईआरपी, एक्टिव डायरेक्टरी, ईमेल सर्वर्स, फाइल सर्वर्स। तो जो भी आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है बिजनेस का, जो आपके प्लांट को सपोर्ट कर रहा है। तो जब हम कहते हैं रिस्क फ्रॉम बिजनेस नेटवर्क, इसका मतलब होता है अटैकर आईटी से ओटी में मूव कर रहा है। मोस्टली ये होता है वीक सेगमेंटेशन की वजह से या फ्लैट नेटवर्क्स की वजह से, जहां आईटी और ओटी के बीच में प्रॉपर डीएमजेड या कोई ब्रोकर जोन नहीं होता है। तब अटैकर इजीली आईटी से ओटी की तरफ पिवट कर सकता है, यानी कि बिजनेस नेटवर्क से ऑपरेशंस नेटवर्क की तरफ। उसके बाद ये येलो जो मैं रंग दिखा रहा हूँ आपको यहाँ पर, ये है रिमोटली बाय वेंडर अटैक वेक्टर के लिए। तो कोविड के बाद ये रिस्क कैटेगरी काफ़ी बढ़ गई है। बहुत सारे इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स और सर्विस प्रोवाइडर्स रिमोट एक्सेस देते हैं मेंटेनेंस के लिए। अगर वो रिमोट चैनल्स सिक्योर नहीं हैं, जैसे स्टोलन वीपीएन क्रेडेंशियल्स या इनसिक्योर आरडीपी, तो ये एक मेजर रिस्क बन सकता है। तो हम ये येलो रंग की कैटेगरी यहाँ पर दिखा रहे हैं। उसके बाद रेड रंग आता है, रेड कलर है इंटरनेट कैटेगरी के लिए, कि इंटरनेट से कितने रिस्क आते हैं। तो फ्रॉम इंटरनेट का मतलब है ऐसे डिवाइसेस जो डायरेक्टली पब्लिक इंटरनेट से एक्सेसिबल हैं, चाहे गलती से हों या फिर इंटेंशनली किए गए हों। जो भी डिवाइसेस पब्लिकली एक्सेसिबल हैं, ये रिस्क उनसे आता है। तो जैसे कोई एचएमआई जिसमें वीएनसी एजेंट पड़ा हुआ है और वीएनसी का पोर्ट एक्सपोज्ड है, या फिर पीएलसी जिसे डायरेक्टली इंटरनेट पे एक्सपोज कर दिया गया हो गलती से। ऐसे डिवाइसेस फिर इजीली इंटरनेट स्कैनिंग इंजन जैसे कि शोडन, सेंसिस इनसे मिल जाते हैं और अटैकर्स फिर इनको टारगेट करते हैं। और फिर एक और कैटेगरी यहाँ पर दिखा रहा हूँ आपको ब्लू रंग में, ये है नॉट रिमोटली एक्सेसिबल, जिसका मतलब है कि डिवाइस थियोरेटिकली आइसोलेट होना चाहिए, मतलब कोई एक्सटर्नल एंट्री पॉइंट नहीं। और फिर लास्ट कैटेगरी है अननोन यूज केसेस की। तो बेसिकली जहाँ रिस्पोंडेंट्स ने कोई क्लियरली रिस्पॉन्स नहीं किया इस सर्वे में। तो केपीएमजी ने ये सर्वे कलेक्ट भेजा था काफ़ी सारे ग्लोबली इंजीनियर्स को, प्लांट ऑपरेटर्स को, टेक्नीशियंस को, और ये इन्फॉर्मेशन उनसे आई थी। अब चलो फिर चार्ट के कंपोनेंट्स को वन बाय वन देखते हैं, और देखते हैं कि हिस्टोरियन, वर्कस्टेशन, सर्वर, इनमें से कौन से कंपोनेंट्स ज़्यादा रिस्क पर हैं, और इन पर अगर रिस्क आता है तो इनमें से कौन सी कैटेगरी से ज़्यादा रिस्क आता है। तो सबसे पहले अगर बात करें हिस्टोरियन की, तो इसमें अगर आप देखोगे तो अराउंड 46% रिस्क जो है वो ऑपरेशंस नेटवर्क से आ रहा है। मतलब लैटरल मूवमेंट सबसे बड़ा थ्रेट है। और 38% अगर आप देखोगे तो वो आ रहा है बिजनेस नेटवर्क से, यानी कि बिजनेस यानी कि आईटी नेटवर्क, और आईटी टू ओटी पिवटिंग के जरिए। और इंटरनेट एक्सपोजर अगर आप देखोगे ये कैटेगरी, तो ये है सिर्फ 5%, लेकिन फिर भी ये एग्जिस्ट करती है। और आइडियली तो हिस्टोरियन कभी पब्लिक इंटरनेट से डायरेक्टली एक्सेसिबल नहीं होने चाहिए। ये ड्वेल होम डिवाइसेस हैं जो आईटी और ओटी दोनों से कम्युनिकेट करते हैं, इसीलिए ये परफेक्ट पिवट पॉइंट फिर बन जाते हैं अटैकर्स के लिए आईटी से ओटी में आने का। तो इसीलिए इनको हमेशा ब्रोकर जोन यानी कि डीएमजी में फायरवॉल के पीछे रखना चाहिए। और हाँ, इसमें अगर आप देखोगे कि इंटरनेट से अगर आप देखोगे तो 5% ही है, लेकिन
सबसे बड़ा 46% जो है वो फ्रॉम ऑपरेशंस नेटवर्क, और उसके बाद 38% फ्रॉम बिजनेस नेटवर्क। तो इनहेरेंटली अक्सर बंदा ये सोचता है कि शायद इंटरनेट से ही सारे रिस्क आते हैं, तो वैसा नहीं है। इंटरनेट से अटैकर्स बिजनेस नेटवर्क यानी कि आईटी नेटवर्क में फुट होल्ड लेंगे, और फिर वहाँ से अगर आपकी सेगमेंटेशन स्ट्रांग नहीं है तो ओटी साइड में पिवट कर जाएंगे, और यही पिवटिंग फिर यही लैटरल मूवमेंट, फ्लैट नेटवर्क का होना, वीक सेगमेंटेशन होना नेटवर्क में, यही सबसे बड़ा रिस्क है हिस्टोरियंस कंपोनेंट्स के लिए। उसके बाद अब बात करते हैं वर्क स्टेशंस की। वर्क स्टेशन के केस में भी 53% अगर आप देखोगे तो ये रिस्क आ रहा है ऑपरेशंस नेटवर्क से, और उसके बाद फिर अगर हम देखेंगे तो 32% फिर रिस्क आ रहा है बिजनेस नेटवर्क से, और 13% आ रहा है, ऑलमोस्ट 13%, 12.5% आ रहा है इसमें लैटरल मूवमेंट की वजह से। यहाँ भी स्टोरी सेम है, लैटरल मूवमेंट एक सबसे बड़ा रिस्क है। उसके बाद बात करते हैं सर्वर्स की। सर्वर्स में भी अगर आप देखोगे तो पैटर्न सिमिलर है। 51% लगभग आ रहा है ऑपरेशंस नेटवर्क से, 37% आ रहा है बिजनेस नेटवर्क से, बिजनेस यानी कि आईटी नेटवर्क, और 13% आ रहा है इंटरनेट एक्सपोजर से। एचएमआईज की अगर हम बात करें तो इसमें भी फिर 56% रिस्क आ रहा है ऑपरेशंस नेटवर्क से। मतलब अगर अटैकर ओटी एनवायरनमेंट में घुस गया है तो एचएमआईज पे अटैक करना उनका प्राइमरी गोल होता है, क्योंकि एचएमआई को वो डायरेक्टली, उन्हें पता है कि एचएमआई से डायरेक्टली मशीन की तरफ इंटरफेस होगा, और ऑपरेटर्स एचएमआई को यूज़ करते हैं मशीन के ऑपरेशंस को कंट्रोल करने के लिए। और उसके बाद फिर 23% रिस्क आ रहा है बिजनेस नेटवर्क से यानी कि आईटी से, और 7% लगभग है इंटरनेट से। अगेन आइडली एचएमआईज को तो इंटरनेट की तरफ एक्सपोजर नहीं होना चाहिए, यहाँ पर आइडली ज़ीरो होना चाहिए ये रिस्क, बिकॉज एचएमआईज को इंटरनेट पर एक्सपोज करने का कोई मतलब नहीं बनता। उसके बाद फिर अगर हम देखें तो पीएलसीज, आईईडीज और आरटीयूज की तरफ, कंट्रोलर्स की तरफ, तो इनका भी लगभग 50% जो इनको रिस्क है वो आ रहा है ऑपरेशंस नेटवर्क से। और एक नोटेबल चीज़ यहाँ पर है कि 26% रिस्क जो है ये रिमोटली बाय वेंडर यहाँ पर दिखा रहा है, वेंडर एक्सेस से आता है। और ये ट्रेंड कोविड के बाद आया जब इंडस्ट्रीज़ ने रिमोट मेंटेनेंस सॉल्यूशंस काफ़ी अडॉप्ट करना शुरू कर लिए बिना किसी प्रॉपर सिक्योरिटी के, और ओल्ड वीपीएन बेस्ड रिमोट एक्सेस सॉल्यूशंस इनसिक्योर होते हैं, इसीलिए नए सिक्योर रिमोट एक्सेस सॉल्यूशंस की ज़रूरत होती है। तो रिमोटली बाय वेंडर की तरफ से भी काफ़ी रिस्क आ रहा है पीएलसीज़ को, क्योंकि पीएलसीज़, आरटीयूज़, इनकी मेंटेनेंस काफ़ी वेंडर्स की तरफ से होती है। और इंटरनेट से अगर हम देखें तो यहाँ पर अगेन 6% लगभग रिस्क है, क्योंकि पीएलसीज़ यूजुअली डायरेक्ट इंटरनेट पर नहीं होते, लेकिन अगर एक अटैकर ओटी में घुस गया तो उनका सबसे वल्नरेबल टारगेट पीएलसी होता है, क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ पर कंट्रोल लॉजिक चलता है जिससे वो मेजर डिसरप्शन कॉज कर सकते हैं। तो इस स्लाइड का फिर बिग टेक अवे यही है कि ओटी सिस्टम्स के लिए बिगेस्ट रिस्क जो है वो डायरेक्ट इंटरनेट से नहीं बल्कि लैटरल मूवमेंट और आईटी ओटी पिवटिंग से आता है। यही रीज़न है कि नेटवर्क सेगमेंटेशन फिर सबसे क्रिटिकल कंट्रोल है ओटी सिक्योरिटी में। आईटी और ओटी के बीच एक डीएमजी होना चाहिए जो एक ब्रोकर जोन की तरह काम करे, जिसमें वन वे ट्रैफिक एनफोर्स होनी चाहिए और स्ट्रॉन्ग एक्सेस कंट्रोल पॉलिसीज अप्लाइड होनी चाहिए। क्योंकि अगर अटैकर बिजनेस नेटवर्क से ओटी नेटवर्क में, ऑपरेशंस नेटवर्क की तरफ आ सकता है, पिवट कर सकता है, तो इसका मतलब आपकी सेगमेंटेशन वीक है। और अटैकर्स जानते हैं कि ओटी डिवाइसेस में ऑथेंटिकेशन और एन्क्रिप्शन यूजुअली मिसिंग होती है, इसीलिए वो एक कॉम्प्रोमाइज्ड डिवाइस से दूसरे कॉम्प्रोमाइज्ड डिवाइस पर ईजिली मूव कर सकते हैं। इसीलिए अगर आप देखोगे तो 50% से ज़्यादा की कैटेगरी जो है ऑपरेशंस नेटवर्क में, 50% से ज़्यादा की कैटेगरी जो है वो ऑपरेशंस नेटवर्क से रिस्क के लिए फ्लैग्ड है। यानी कि एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पर हॉप करना अटैकर्स के लिए बहुत ईजी हो जाता है, बिकॉज ओटी साइड पर लेगेसी डिवाइसेस चलते हैं, और यूजुअली पुराने पीएलसी जो 20 साल 30 साल से चल रहे हैं, इनमें ऑथेंटिकेशन, एन्क्रिप्शन, ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं। ऑथेंटिकेशन नहीं होगा तो फिर ऑब्वियसली आपको डिवाइस को एक्सेस करना ईजी हो जाता है, और अगर ऑथेंटिकेशन है भी और अगर स्ट्रॉन्ग एन्क्रिप्शन नहीं है तो फिर आर्प स्पूफिंग वगैरह या मैन इन द मिडल जैसे अटैक्स फिर पॉसिबल हो जाते हैं। तो आगे फिर हम सेक्शन 6 में नेटवर्क सेगमेंटेशन के बारे में डिटेल में बात करेंगे और कुछ ब्लूप्रिंट्स भी देखेंगे। तो अब के लिए इतना ही समझ लो कि अगर आपका ओटी नेटवर्क फ्लैट है
तो वो सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है। ओटी जोन्स में माइक्रो सेगमेंटेशन इंप्लीमेंट करो, हर लेयर के बीच में फायरवॉल लगाओ और बिजनेस और ऑपरेशंस नेटवर्क्स को क्लियरली सेपरेट रखो। बिजनेस यानी कि आईटी नेटवर्क और ऑपरेशंस यानी कि आपका ओटी नेटवर्क, इनको क्लियरली सेपरेट रखो। यही फाउंडेशनल डिफेंस है ओटी सिक्योरिटी में। इस स्लाइड पर इतना ही। अगले स्लाइड पर फिर थोड़ा लेयर बाय लेयर हम देखते हैं थ्रेट लैंडस्केप को पर्ड्यू मॉडल के लेयर पर। अब जब हमने देखा कि आईसीएस कंपोनेंट्स में रिस्क्स कहाँ से आते हैं, तो चलिए एक स्टेप और डीपर जाते हैं। अब हम उन रिस्क्स को कैटेगराइज करते हैं और लेयर बाय लेयर ब्रेक डाउन करते हैं ताकि समझ सकें कि एक टिपिकल आईसीएस ओटी एनवायरनमेंट में हर लेयर पर किस तरह के थ्रेट्स दिखते हैं। तो सबसे ऊपर करते हैं एंटरप्राइज इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर के साथ, यानी लेवल 4 और 5, जिसे हम बिजनेस लेयर भी कहते हैं। ये वही लेयर है जिसका हमने पिछले स्लाइड में रेफरेंस दिया था कि जहाँ पर आपको कि ये आईटी जोन होता है और जहाँ पर आपको ईआरपी सिस्टम्स, ईमेल सर्वर्स, फाइल सर्वर्स और एंटरप्राइज एप्लीकेशंस मिलेंगे। यहाँ के थ्रेट्स टिपिकल आईटी टाइप होते हैं, जैसे कि रिमोट एक्सेस मिसकॉन्फ़िगरेशन, पुअर फायरवॉल सेटअप, वीक सेगमेंटेशन या फिर लैक ऑफ मॉनिटरिंग। ऑथेंटिकेशन वगैरह के यहाँ पर आपको थ्रेट्स नहीं दिखेंगे नॉर्मली, क्योंकि आईटी में बिल्ट इन ऑथेंटिकेशन एनक्रिप्शन वगैरह प्रॉपरली होता है। और अगर ये लेयर प्रॉपरली सिक्योर नहीं है तो अटैकर्स को ईजिली आपके नेटवर्क में एंट्री मिल जाएगी और फिर वहाँ से वो ओटी नेटवर्क में पिवट करने का ट्राई करेंगे। क्योंकि आईटी लेयर इंटरनेट को ज़्यादा एक्सपोज होता है तो अटैकर्स हमेशा आईटी लेयर से ही ओटी में आने की कोशिश करते हैं। उसके बाद आता है लेवल 3.5 यानी कि OTDMZ। ये एक बफर जोन होता है आईटी और ओटी के बीच में, जहाँ पर आपको सिस्टम्स जैसे कि MES सिस्टम्स, लैब सर्वर्स, बैच मैनेजमेंट सर्वर्स और रिमोट एक्सेस गेटवेज मिलेंगे। और अगर डीएमजी में फायरवॉल वीक है, यानी कि बहुत सारी ट्रैफिक अलाउ कर रही है, बहुत सारे रूल्स अलाउड हैं, बहुत सारी ट्रैफिक अलाउड है और रिमोट एक्सेस पुअरली मैनेज्ड है या फिर प्रॉपर लॉगिंग और मॉनिटरिंग मिसिंग है, तो ये लेयर एक वीक ब्रिज बन जाता है फिर अटैकर्स के लिए आईटी से ओटी में घुसने का। उसके बाद आता है लेवल 3 यानी कि साइट ऑपरेशंस लेयर। यहाँ आपको मिलते हैं डेटा हिस्टोरियंस, ओपीसी सर्वर्स और इंजीनियरिंग स्टेशंस। ये सिस्टम्स क्रिटिकल होते हैं क्योंकि ये दोनों तरफ बात करते हैं, ओटी डिवाइसेस और आईटी डेटाबेसेस के साथ। और फॉर एग्जांपल जैसे हिस्टोरियन ओटी से प्रोसेस डेटा कलेक्ट करता है और आईटी साइड पे ईआरपी एप्लीकेशन को प्लानिंग के लिए भेजता है। इसीलिए हिस्टोरियन एक ड्यूअल होम सर्वर है जो आईटी और ओटी दोनों वर्ल्ड से कनेक्ट होता है। यहाँ के थ्रेट्स होते हैं इनसिक्योर रोल बेस्ड एक्सेस, वीक डेटा कंट्रोल और क्रॉस नेटवर्क वल्नरेबिलिटीज। अगर ये लेयर कॉम्प्रोमाइज हो जाए तो अटैकर प्रोसेस फ्लो समझ सकते हैं और मैलिशियस कमांड्स फिर इंजेक्ट करके कर सकते हैं डाउनस्ट्रीम में ओटी की तरफ। अब एक चीज़ यहाँ ध्यान देने लायक है कि पर्ड्यू मॉडल के हिसाब से कुछ प्लेसमेंट्स यहाँ थोड़ी डिफरेंट दिख रही हैं। नॉर्मली हिस्टोरियंस डीएमजी लेयर में होते हैं, पर इस स्लाइड में वो साइट ऑपरेशंस के पास दिखाए गए हैं। और ये डिफरेंस इसलिए है क्योंकि रियल वर्ल्ड डिप्लॉयमेंट्स हमेशा रेफरेंस आर्किटेक्चर्स को फॉलो नहीं करती। वेंडर्स और ऑपरेटर्स अपनी ऑपरेशनल नीड्स के हिसाब से लेयर्स को ब्लर कर देते हैं। और ये रिपोर्ट जो केपीएमजी की रिपोर्ट है, ये सिर्फ ये बताती है कि प्रैक्टिकल एनवायरनमेंट्स में थ्रेट्स कैसे अलाइन होते हैं। तो इसीलिए फिर आपको हिस्टोरियन यहाँ दिख रहे हैं। आइडियली अपनी सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी में आपको हिस्टोरियंस को मे बी डीएमजी में रखना चाहिए, क्योंकि वो ड्यूअल होम सर्वर्स हैं, आईटी और ओटी से दोनों से बात करेंगे। ओटी से डेटा कलेक्ट करेंगे, आईटी में डेटा ट्रांसफर करेंगे। उसके बाद फिर आती है लेवल 2 यानी कि सुपरवाइजरी कंट्रोल लेयर, जहां आपको स्केडा सिस्टम्स, कंट्रोल सर्वर्स और एचएमआईज मिलते हैं। यहाँ के थ्रेट्स भी सिमिलर होते हैं, इनसिक्योर एक्सेस, वीक ऑथेंटिकेशन और अनमॉनिटर्ड डेटा ट्रांसफर्स। अगर ये लेयर ब्रीच हो जाए तो ऑपरेटर प्लांट विजिबिलिटी या कंट्रोल को लूज कर सकता है। और इस लेयर का और एक चैलेंज है कि जो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि यहाँ पर सेफ्टी और अप टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत प्रायोरिटी पर होता है, सिक्योरिटी से भी ज़्यादा। मतलब आप एक HMI पे 10 अलग अलग एंड पॉइंट सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर नहीं डाल सकते।
ना ही आप हर ऑपरेटर को फोर्स कर सकते हो अलग यूनिक क्रेडेंशियल्स यूज़ करने को, क्योंकि ओटी में इमरजेंसी रिस्पॉन्स क्रिटिकल होता है। तो आपको जेनेरिक शेयर्ड क्रेडेंशियल्स अलाउ करने पड़ते हैं सबको यूज़ करने के लिए। मतलब यहाँ पर आपको सिक्योरिटी डिस्काउंट्स देने पड़ते हैं, जैसे नो स्क्रीन लॉक, शेयर्ड पासवर्ड्स और लिमिटेड एन्क्रिप्शन। ये सारे सिक्योरिटी डिस्काउंट्स आपको देने पड़ेंगे इन कंपोनेंट्स के लिए, इन डिवाइसेस के लिए। उसके बाद आती है लेवल 1। ये है बेसिक कंट्रोल लेयर, जिसे आप ओटी का ब्रेन कह सकते हैं। यहाँ थ्रेट्स और ज़्यादा फिजिकल नेचर के होते हैं, जैसे इन्फेक्टेड यूएसबीज, अनसेफ फाइल शेयरिंग, आउटडेटेड फर्मवेयर, शेयर्ड पासवर्ड्स और वीक कॉन्फ़िगरेशंस। कई डिवाइसेस यहाँ 20-30 साल पुराने होते हैं, और तब साइबर सिक्योरिटी कोई प्राइमरी कंसर्न नहीं था। 20-30 साल पहले तब आईटी ओटी इतना कन्वर्ज नहीं था, एआई रेवोल्यूशन नहीं था। लेकिन अब दुनिया बदल चुकी है। अब एआई रेवोल्यूशन है, और स्मार्ट फैक्ट्री और इंडस्ट्री 4.0, ये नए रेवोल्यूशंस आ गए हैं और ये नए वेक्टर्स लेके आ रहे हैं अटैक के। और फाइनली फिर सबसे नीचे आता है फील्ड लेयर डिवाइसेस, जहां सेंसर्स, एक्चुएटर्स, मोटर्स, वाल्व्स और पाइपलाइंस कनेक्टेड होते हैं। यहाँ के थ्रेट्स सबसे ज़्यादा फिजिकल इम्पैक्ट वाले होते हैं, जैसे हार्ड कोडेड पासवर्ड्स, वल्नरेबल कंपोनेंट्स, इनसिक्योर प्रोटोकॉल्स और मिसिंग लॉगिंग। अगर अटैकर इस लेयर को मैनिपुलेट कर ले तो उसका डायरेक्ट रिजल्ट होता है फिजिकल कॉन्सिक्वेंसेस, यानी कि मशीन शटडाउन्स, वाल्व्स ओपन हो जाते हैं और ह्यूमन सेफ्टी रिस्क्स क्रिएट हो जाती हैं। तो ये था हमारा लेयर बाय लेयर, पर्ड्यू लेयर्स के ज़रिए थ्रेट्स को देखना इंडस्ट्रियल कंपोनेंट्स के लिए। अब अगर एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन आपने अगर नोटिस की होगी तो वो ये है कि जितना ऊपर आप पर्ड्यू स्टैक में जाओगे, यानी कि लेयर 4 और 5 की तरफ, उतने थ्रेट्स आपको आईटी टाइप के मिलेंगे, यानी कि मिसकॉन्फ़िगर्ड फायरवॉल्स, एक्सेस कंट्रोल इश्यूज और मॉनिटरिंग गैप्स। और जितना आप नीचे आओगे पर्ड्यू स्टैक में, यानी कि लेयर 2-3 से लेके 1-0 की तरफ, उतने ही थ्रेट्स ओटी स्पेसिफिक हो जाते हैं, जैसे इन्फेक्टेड यूएसबीज, आउटडेटेड पीएलसीज और हार्ड कोडेड पासवर्ड्स, जो डायरेक्टली फिजिकल सिस्टम्स को इम्पैक्ट कर सकते हैं। तो शॉर्ट में समझो तो ऊपर लेयर्स जो हैं वो डेटा और बिजनेस डिसरप्शन से रिलेटेड होते हैं, और लोअर लेयर्स जो होते हैं वो फिजिकल सेफ्टी और रिलायबिलिटी से हैं। इसीलिए फिर सेगमेंटेशन और लेयर स्पेसिफिक डिफेंसेस बहुत क्रिटिकल हैं, बिकॉज आईटी लेयर कॉम्प्रोमाइज़ होने पर अटैकर सिर्फ डेटा चुरा सकता है, लेकिन अगर ओटी लेयर कॉम्प्रोमाइज़ हो गई तो ह्यूमन सेफ्टी भी एट रिस्क आ जाती है। और ऊपर के लेयर्स पर आपको आईटी टाइप थ्रेट्स ज़्यादा देखने मिलते हैं, जैसे कि मिसकॉन्फ़िगर्ड फायरवॉल, एक्सेस कंट्रोल इश्यूज और ऑथेंटिकेशन या एन्क्रिप्शन। ये थ्रेट्स आपको, वीक ऑथेंटिकेशन या वीक एन्क्रिप्शन, ये थ्रेट्स ज़्यादा नहीं देखने मिलते हैं, बिकॉज आईटी का जो स्टैक है उसमें बिल्ट इन ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म्स, बिल्ट इन एन्क्रिप्शन मैकेनिज्म्स, ये सारा बाय डिज़ाइन है। और जितना आप ओटी की तरफ आते हो नीचे, आपको वीक ऑथेंटिकेशन, आपको डिफ़ॉल्ट पासवर्ड्स, आपको वीक एन्क्रिप्शन, ये सारी चीज़ें ज़्यादा देखने मिलती हैं, बिकॉज बाय डिज़ाइन ओटी के डिवाइसेस सिक्योरिटी माइंडसेट के साथ डिज़ाइन नहीं हुए थे। बिकॉज पहले का, बिकॉज यहाँ पर काफ़ी 20-20 साल, 30-30 साल पुराने ओटी डिवाइसेस एग्जिस्ट करेंगे। वो उस दुनिया के हैं जब आईटी और ओटी इतना टाइटली इंटीग्रेटेड नहीं था, और ओटी काफ़ी सेग्रीगेटेड रहता था अपने आप में आईटी से, और ओटी काफ़ी प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल्स पर चलता था वेंडर्स के। तो फिर एक अटैकर को बहुत स्पेशल नॉलेज लगता था उन स्पेशल प्रोटोकॉल्स का, तभी जाके वो ओटी को कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता था। लेकिन अब क्योंकि ओटी ज़्यादा से ज़्यादा आईटी के साथ इंटीग्रेट हो रहा है, तो ओटी अब ज़्यादा से ज़्यादा आईटी के प्रोटोकॉल्स पर, स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स पर बात करने लग गया है, जिसके लिए फिर अब अटैकर्स को ज़्यादा कोई स्पेशल ओटी के प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल्स को की नॉलेज रखने की ज़रूरत नहीं है। और इसीलिए फिर अभी ओटी सिक्योरिटी में अटैक्स आपको काफ़ी ज़्यादा देखने मिलेंगे, और ओटी साइड पे फिर आपको ये जो इनसिक्योर ऑथेंटिकेशन या वीक एन्क्रिप्शन, इन सब के लिए आपको कॉम्पनसेटरी कंट्रोल्स लगाने पड़ेंगे। और इस स्लाइड को एंड करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट पर डिस्कशन कर लेते हैं, जो कि है पीपल और प्रोसेस रिस्क्स। क्योंकि टेक्निकल कंट्रोल सिर्फ एक पार्ट है पजल का। तो ग्रे कलर में जो रिस्क्स आप इस स्लाइड पर देख रहे हो, वो ऑर्गेनाइजेशनल और प्रोसेस रिलेटेड रिस्क्स हैं, जैसे कि अनट्रेन्ड प्रोफेशनल्स, फिर लैक ऑफ ओटी अवेयरनेस, और फिर पुअर चेंज मैनेजमेंट। तो अगर लोग ट्रेन नहीं हैं
तो फिर बेस्ट सिक्योरिटी टूल्स भी यूजलेस हो जाते हैं। फिर आप चाहे कितने भी फायरवॉल्स और सेगमेंटेशन लगा लो, अगर उनके थ्रू अननेसेसरी ट्रैफिक अलाउ कर रहे हो तो सब फेल हो जाता है। तो यहाँ आपको प्रॉपर प्रोसेस भी चाहिए, जैसे फायरवॉल रूल चेंज के अप्रूवल्स के लिए, नई ट्रैफिक परमिशंस के लिए पीरियोडिक ऑडिट्स चाहिए। तो सेक्शन 7 में हमने गवर्नेंस और प्रोसेस फ्रेमवर्क पर फिर एक डिटेल में हम बात करेंगे, बिकॉज इन रिस्क को भी कवर करना ज़रूरी है। तो कैसे फिर ओटी साइबर सिक्योरिटी गवर्नेंस डिज़ाइन होती है और कौन उनके लिए अकाउंटेबल होना चाहिए, ये सब हम सेक्शन 7 में डिस्कस करेंगे गवर्नेंस और प्रोसेसेस के जरिए। इस स्लाइड पर इतना ही, मिलता हूँ आपको नए स्लाइड पर।